नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। जिस शख्सियत की हमने कल बात की थी वो कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता राकेश सेठी हैं। राकेश सेठी हिसार से 2005 में चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का उस समय इतना ज्यादा दबदबा नहीं था, तो इस कारण वो स्टील किंग जिंदल फैमिली के सामने अपना चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बावजूद भी पार्टी ने जहां भी उनकी जिम्मेवारी लगाई, जैसे भी लगाई, उन्होंने उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया। हालांकि एक बात जानकर आपको अत्यधिक हैरानी होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न होकर हरियाणा से प्रभारी थे तो राकेश सेठी ने इनके साथ काम किया और राकेश सेठी का कहना है कि वो नरेंद्र मोदी के विचारों से काफी प्रभावित है। इतना ही नहीं, राकेश सेठी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं अभिनेताओं के साथ कार्य कर चुके हैं। सूत्रों के हवाले से जब सिटी बिग न्यूज को पता चला कि राकेश सेठी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हिसार से चुनाव लड़ने की अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो सिटी बिग न्यूज ने भी उनसे खास बातचीत की। सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी और संघ को लेकर काफी आश्चर्यचकित बातें बताई। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि वो बातें क्या थी। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। अभी इस समय मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि 27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी संघ से जुड़े हुए हैं और राकेश सेठी जी उनके साथ है। और राकेश सेठी से हिसार के निवासी हैं और हरियाणा के राजनीति और पूरे देश की राजनीति में इनकी बड़ी दिलचस्पी और अलग अलग जगह जैसे कि चुनाव के दौरान अलग अलग इनकी जिम्मेवारी लगती रही अलग अलग प्रांत में। तो इनसे जानते हैं कि हरियाणा की जो आने वाली विधानसभा चुनाव है उस चीज़ को लेकर किस तरह की तैयारियाँ हैं पार्टी की और आने वाले समय में हिसार से क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रही, स्वयं इनसे जानते हैं। सिटी बिग न्यूज़ में राकेश जी स्वागत है आपका। पहले तो मैं सिटी बिग न्यूज़ के दर्शकों का, रमेश जी खासकर आपका और आपकी पूरी टीम का अभिनंदन, स्वागत और आने वाले हमारे जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी मैं शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। राकेश जी, आपसे जानना चाहूँगा आपने अपनी राजनीति की शुरुआत और भारतीय जनता पार्टी से कब से आपने शुरू की, अब तक का थोड़ा सा आप हमें इस पर निगाह डलवाएं। देखिए रमेश जी, आप मेरे को हमारे पुराने मित्र भी हैं और आप हमारे को काफ़ी समय से जानते भी हैं। वैसे मैं एक समसेवक हूं और मैं 82 से मैं समसेवक के रूप के अंदर पार्टी का काम कर रहा हूं और उसके बाद मैं विभिन्न पदों में रहा। युवा मोर्चा की भी मैं जिला स्तर के ऊपर मैंने जिम्मेवारी संभाली, फिर मैंने प्रदेश स्तर के ऊपर भी अपना कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली निकाय प्रकोष्ठ में, और विभिन्न आंदोलन के अंदर भी मैं पार्टिसिपेट करता रहा। और उसके बाद आपको जैसा मालूम है कि पार्टी ने मेरे को हिसार की जनता की सेवा करने के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में कमल का फूल खिलाने के लिए मेरे को सन 2005 के अंदर मेरे को यहाँ पर भेजा। लेकिन जनता का प्यार भी खूब मिला और कुछ कमियां हम भी नहीं थे और कुछ सीखा भी, कभी कुछ सीखा भी सही। उस वक्त बातें कुछ और थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं जो है मेरे को केंद्र में इन्होंने लिया। और क्योंकि आपको पता है कि पार्टी हमारी एक माँ के समान होती है और पार्टी के अंदर कई तरह के कार्य होते हैं, और पार्टी के अंदर जब कार्य होते हैं तो उसमें एक कार्यकर्ता की हैसियत से ये देखा जाता है कि आपकी उपयोगिता कहाँ है। तो पार्टी जिम्मेदारी भी लगाती है और पार्टी ये भी देखती है कि ये किस क्षेत्र के अंदर ये पार्टी का सहयोग कर सकते हैं। तो मेरे को जी कोऑपरेटिव सेल, सेंट्रल कोऑपरेटिव सेल के अंदर मेरे को इन्होंने लिया और मेरे को 5 स्टेट का, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और वेस्टर्न यूपी का मैं को इंचार्ज की हैसियत से मैंने 5 साल काम किया और फिर उसके बाद 2 साल मैंने इंचार्ज की हैसियत से काम किया। और उसके बाद
अलग अलग क्षेत्र के अंदर जैसे चुनाव का मामला आ जाता है या कभी कोई पार्टी की ड्यूटी होती है तो वहाँ जहाँ भी ड्यूटी लगती है तो वहाँ जाते हैं। अगर ड्यूटी जहीं नहीं भी लगती है तो पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते तो ड्यूटी अपने आप निकाल ली जाती है। कोई आपको अगर ड्यूटी नहीं भी होती है तो कई बार ऊपर से आदेश आगे पीछे भी हो जाता है। तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से और हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोग अपने आप मोर्चे के अंदर डट जाते हैं और जिस क्षेत्र के अंदर हमारी एक्सपर्टाइज होती हैं तो हम उस क्षेत्र के अंदर अपने आप चूज़ करते हैं। और चाहे वो संगठनात्मक तरीके से हो, चाहे रचनात्मक तरीके से हो, चाहे विचारात्मक हो, चाहे प्रचारात्मक हो, तो उन चीज़ों की जिम्मेदारी हम अपने आप ही संभाल लेते हैं। तो ऐसा जैसे आपका सेंटर के जो नेता है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ के संबंध रहे हैं पिछले वर्षों में, जैसे 2009 की बात है तब मोदी जी हरियाणा में प्रचार के लिए आए थे, आप उनके साथ रहे और वहाँ पे जैसे कि कुछ अलग अलग नेताओं से, सुषमा स्वराज जैसे सुषमा स्वराज जी के साथ, आपके मुरली मनोहर जोशी के साथ, बड़े जो नेताओं के साथ आपके अच्छे संबंध रहे हैं। तो जैसे कि मोदी जी का जो अभी प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके साथ भी आपका रहने का आपका सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो किस तरह के मोदी जी का किस तरह का नेचर, क्या पहले जैसे हरियाणा के प्रचार के लिए आते तब भी ये जिक्र होता था कि देश के प्रधानमंत्री के लिए जैसे आप लोगों बातें करते थे, उन चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा आपसे। देखिए रमेश जी, ऐसा है कि मोदी जी हमारे युवा मोर्चा के अंदर जब हम थे तो हरियाणा के प्रभारी भी थे वो, तो उनका मार्गदर्शन हमारे को पहले भी मिलता था और उसके साथ साथ जब पार्टी के अंदर हम लोग काम करते हैं तो शीर्ष नेताओं का मार्गदर्शन मिलना मेरे जैसे एक अदना सा कार्यकर्ता का सौभाग्य होता है कि उनका मुझे मार्गदर्शन मिला, उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और उन्हें जो भी जिम्मेदारी लगाई तो हमने उसको पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, एक सिपाही के रूप में, तो हमने हर मोर्चे के ऊपर हम लोग डटे और पूरी निष्ठा के साथ और पूरे तन मन के साथ हमने पार्टी के लिए काम किया और जो भी जिम्मेदारी हमारी लगती रही हम उसको निभाते रहे। जहाँ तक रही आपने पूछा कि अलग अलग नेताओं के साथ, तो ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे एक छोटे से अदने से कार्यकर्ता को उन्होंने इतना प्यार दिया। और लेकिन मैंने पार्टी से कभी मांगा नहीं और पार्टी के लिए अपनी जवान से, अपने कर्म से और अपने हाथों से हमेशा जितना संभव हो सका उतना अच्छा काम करने का प्रयास किया। लेकिन ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे नेताओं का मार्गदर्शन मिलता रहा, इनका आशीर्वाद मिलता रहा और मैं पार्टी के लिए काम करता रहा। मुझे जो भी आदेश दिया, जब भी इन्होंने आदेश दिया तो मैं हर वक्त तैयार रहा। जैसे आप हिसार के आप बासिंदा हैं और जैसे हिसार के अंदर आप ज़्यादातर दिखाई नहीं देते कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यक्रम है इसमें आप कहीं दिखाई नहीं देते, ये क्या कारण है? देखिए रमेश जी, मैं हिसार में, आपने कहा मैं हिसार का रहने वाला नहीं, मैं पैदा ही हिसार में हुआ हूँ, ठीक है, और मेरी शिक्षा दीक्षा भी हिसार से हुई है। और ठीक है, मैं कुछ समय पढ़ने के लिए मैं बाहर, मैं जैसे कुरुक्षेत्र का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, कुरुक्षेत्र में भी मैं पढ़ा, 8वीं कक्षा में वहाँ पे भी था, तो वहीं से मेरा संघ में प्रवेश हुआ था। गीता स्कूल का मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ और अलग अलग जगह। तो बाकी आदमी को अपनी पारिवारिक गतिविधियाँ और व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी, रोजी रोटी के लिए भी आदमी को बाहर आना जाना पड़ता है। तो मेरा मूल निवास तो हिसार में ही है, मेरे माता पिता हिसार में रहते हैं, मेरा परिवार हिसार में रहता है। लेकिन पार्टी, जब भी मैं पार्टी से गया हूं तो मैं पार्टी के लिए ही बाहर गया हूं, तो या अपने कभी काम के लिए बाहर गया हूं तो पार्टी को उसके बारे में बता के गया हूं या पार्टी से लेके। लेकिन मैं 2005 से, जब से पार्टी ने मेरे को यहाँ पर सेवा करने का मौका दिया हिसार की जनता का, वो बात अलग है। हिसार की जनता ने प्यार उतना मेरे पे नहीं आशीर्वाद दिया या नहीं बरपा, तो हो सकता है कि मेरे में कुछ कमी थी। उस टाइम आपकी पार्टी की इतनी वो भी नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टी तो हमारी
ठीक है, उस टाइम जी लहर नहीं थी, पार्टी का संगठन भी कमजोर तो नहीं कह सकते हैं हम लोग, लेकिन इतने रूप से जनता का प्यार नहीं मिला था, ठीक है ना, कमजोर तो नहीं कह सकते हैं। जैसे कि कई प्रोग्राम हम लोग यहाँ देखते हैं, हिसार के अंदर मुख्यमंत्री जी आते हैं और भी कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे नेता हिसार के दिखाई देते हैं मंचों में, और आप कोई किसी भी कार्यक्रम में ऐसे दिखाई नहीं देते, क्या कारण है? देखिए ऐसा है जी रमेश जी के मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है या बाकी पार्टी का कार्यक्रम होता है, तो ऑलमोस्ट जिसकी हमारी पार्टी के अंदर एक ये नियम है उपेक्षित और अपेक्षित, जिसकी हमें सूचना होती है तो हम जरूर जाते हैं, जिसकी सूचना नहीं होती है तो उसके ऊपर हम लोग नहीं जाना पसंद करते हैं। ये हमारे पार्टी का एक नियम है। तो कुछ आपको मालूम भी है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर है, अलग अलग मतभेद भी होते हैं, मनभेद नहीं है, राजनीतिक रूप से मतभेद होते हैं, ठीक है, तो होता है, चलता है ये। तो आप मतभेद की बात कर रहे थे, जैसे कांग्रेस पार्टी में मतभेद है आपस में राजनीति का, तो भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह के माहौल है? नहीं, ऐसा कुछ मतभेद का कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हर आदमी अपना आगे बढ़ना चाहता है, तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सामने आती हैं, ले जैसे हमारे यहाँ पर कोई जिम्मेदारी हमारे यहाँ पर सिटी के अंदर नहीं थी, तो उसका हमें पार्टी जो है स्टेट लेवल के ऊपर हमारे को जिम्मेदारी दी हुई थी, उसके हम वही स्टेट लेवल के ऊपर जब इलेक्शन की जिम्मेदारी आती है तो हमारे को डिफरेंट स्टेट में भी भेजा जाता है। तो डिफरेंट स्टेट में जैसे प्रदेश स्तर के ऊपर हम रहने वाले जिला स्तर के हो गए, तो प्रदेश स्तर आखिरकार जिला स्तर जो है प्रदेश स्तर से हैंडल होता है, तो प्रदेश स्तर के ऊपर कार्यकर्ताओं को, जो विजयवर्ती कार्यकर्ता होते हैं, उनको पसंद किया जाता है, उनको पहले चूज किया जाता है, उनको अन्य प्रदेशों के अंदर भी भेजा जाता है। तो कई बारी अलग अलग प्रदेशों में भी मेरी जिम्मेदारी लगी है, चाहे वो चुनाव प्रबंधन के अंदर हो, चाहे व्यवस्था के अंदर हो, ठीक है ना, चाहे परिवहन व्यवस्था में हो, चाहे हमारे नेताओं के आवागमन के लिए स्वागत के लिए हो, और चाहे हमें तो पार्टी के वो है जी, पार्टी तो हमें जो आदेश देती है, आपको पता है कि पार्टी हमारी माँ के बराबर होती है, ठीक है, माँ जो आदेश देती है तो उस आदेश का हम पालन करते हैं, और कई जगह आदेश आने में देरी भी हो जाती है तो हम अपने आप मोर्चा भी संभाल लेते हैं। आपने पूछा कि आप कम दिखाई देते हैं, तो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया कि कम दिखाई देने का कारण क्या है, और ऐसा नहीं है कि हम सक्रिय नहीं हैं, लेकिन कई बार दिखाई देना एक सब कुछ नहीं होता है, पर्दे के पीछे से भी बहुत कुछ होता है, तो बहुत से कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि एक मूवी बनती है तो कलाकार तो होते हैं, वो तो सामने होते हैं, लेकिन उस पिक्चर को बनाने के पीछे बहुत बड़ी टीम काम करती है। तो मेरी वैसे भी आदत नहीं है, मैं ज़्यादा लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करता, काम करना, पार्टी का काम करना मेरा मेन होता है, और कैमरे के आगे आना, खबरों में रहना मेरी इच्छा नहीं रहती है। आपने देखा भी होगा पिछले 14-15 सालों के अंदर मैंने कभी कोशिश भी नहीं करी है। जो नेता भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा हाईलाइट में आना चाहते हैं और जब उसमें मुख्यमंत्री के स्टेज में जाना चाहते हैं, जो बैठना चाहते हैं, और कोई भी मीटिंग में जाना चाहते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में, उस तरह के नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। जैसे कि एक आपके योगेश बिधानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, यहाँ से कई वर्षों से कार्य किया उन्होंने, अब उनको कहीं भी मंच में नहीं चढ़ने दिया जाता, उनको धक्का दिया जाता है सिक्योरिटी गार्ड की ओर से, ये क्या कारण है? देखिए, ये इसके बारे में आप उन्हीं से पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, आप कह रहे हैं जैसे कि गुटबाजी नहीं है उस तरह, जैसे आपने कहा कि मैं दिखाई, मतभेद तो हैं, लेकिन आपकी बात और जिस तरह के कार्य दृश्य दिखाई देते हैं उस हिसाब से तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बढ़ गई है आजकल, आपस में ही गुटबाजी की उसमें आ गई है। नहीं, देखिए, परिवार बड़ा जरूर है और परिवार बढ़ना भी चाहिए, लेकिन जब परिवार बढ़ता है तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आदमी सक्रिय होगा तो आदमी को, मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र तो आपको पता है ऐसा क्षेत्र होता है कि आप अगर सामने आते हैं और काम करते हैं, पार्टी की तरफ पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, लेकिन ये आप उनसे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप जो शीर्ष नेता है या जो जिनके साथ ऐसा होता है उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं इस बारे में आपको स्पष्टीकरण नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का मामला है कि कौन किसके साथ कैसा व्यवहार है, कैसा नहीं है, ये व्यक्तिगत होता है ये।
जैसे कि सुनने में, चर्चा में कुछ सूत्रों के हवाले से पता भी ये चला है कि आने वाले विधानसभा में आप भी उस लाइन में हैं, आप भी टिकट की दावा पेश कर रहे हैं, टिकट लेने की इच्छुक हैं, तो इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, इच्छा ना इच्छा की बात नहीं होती है। ये पार्टी का जो आदेश होता है वो सर माथे होता है। पार्टी जिसको भी कमल के फूल की डंडी पकड़ाएगी तो उसको कमल का फूल खिलाना हम सबका काम है। इस बार ऐसा लगता है कि कमल की फूल की डंडी कमल को हाथ में नहीं देंगे। देखिए, ये ऐसा नहीं, मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता। हमारे माननीय ओजस्वी मुख्यमंत्री जी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिसको भी देगा कमल का फूल की डंडी खिलाने के लिए, तो उसका कमल का फूल खिलाया जाएगा, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई और है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, हमारा मेन मकसद है कमल का फूल खिलाना और मनोहर लाल जी को दोबारा लाना, क्योंकि यही एक ऐसे ओजस्वी मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने नाम के अनुरूप हरियाणा को मनोहर करने का काम किया है। तो आपको क्या लगता है हरियाणा में इस विधानसभा चुनाव में कितने की सीट आने की उम्मीद है? देखिए, इस बार वैसे तो पार्टी का जो हमारा नारा है अब की बार 75 पार, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये रिकॉर्ड टूटेगा। ये हो सकता है 85 पार ना हो जाए। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे लोकसभा चुनाव का एक था कि देश के प्रधानमंत्री को देख के लोग वोट डालते हैं, तो हरियाणा का जो चुनाव है विधानसभा चुनाव, उसमें जो कैंडिडेट है उसको देखते हैं लोग, निजी संबंध भी देखेंगे या मुख्यमंत्री को देखेंगे? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले पार्टी की नीति को देखा जाता है और पार्टी के नेताओं की नीयत को देखा जाता है। ठीक है ना जी? नीयत और नीति, ये दोनों चीजें में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और भारतीय जनता पार्टी भी खरी उतरी है। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की वजह से जो उनका काम करने का तरीका है और उनके जो दूत हैं हरियाणा के अंदर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी, वो हरियाणा के इतिहास के अंदर एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो जनता के अंदर इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं। वो लोकप्रिय क्यों है? वो खाली ड्रामेबाजी करके या चिकनी चुपड़ी बातें करके नहीं है, वो काम की वजह से है। आपने देखा होगा कि जितने इस बार हरियाणा के अंदर मुआवजे मिले, आपदा आई स्टार्टिंग के अंदर, तो जितने मुआवजे इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिले, तो पहले तो 4-4, 8-8, 15-15, 25-25 रुपए के चेक मिला करते, यहाँ तो लाखों रुपए के चेक मिले। जैसे काम की बात हम लोग करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने हिसार के एयरपोर्ट का उद्घाटन करके चले गए। यहाँ से एयरपोर्ट, यहाँ से जहाज, हवाई जहाज उड़ने थे तो अभी तक उड़ नहीं पाया, जनवरी से लेकर अब तक। क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक एयरपोर्ट का सवाल है, हर चीज में समय लगता है, क्योंकि ये पहले हमारे जो क्लब था यहाँ पर, एविएशन क्लब, उसको रिनोवेट किया गया है, उसको अपग्रेडेशन किया है, उसकी एविएशन डिपार्टमेंट से, डीजीसीए से अप्रूवल्स आई हैं, और एक हरियाणा के अंदर और सबसे जो नज़दीक और क्लियर एयर स्ट्रिप जो है वो हमारे हिसार की है। और इंटरनेशनल हमारे जो एयर रूट होता है उसके ऊपर भी है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इसको, जिसको हम लोग MOR बोलते हैं, मेंटेनेंस एंड ओवरऑलिंग हब रिपेयर, तो वो एक हब बनाने का भी है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कार्गो का भी है, तो उसके बारे में ऑलरेडी सब चीज चिन्हित हो चुकी है, पाइपलाइन के अंदर है, काम चल रहा है, और आगे भी जो प्लान्स हैं स्टेप बाय स्टेप अप्रूवल्स उनकी हो चुकी हैं। अब एक दिन के अंदर तो सब कुछ खड़ा होगा नहीं। ये क्या कारण है कि जैसे मुख्यमंत्री जी आते हैं, उद्घाटन करके जा रहे हैं, उद्घाटन के बाद खुद तो हेलीकॉप्टर में चले गए, उसके बाद कोई वहां से जहाज उड़ा ना कुछ उड़ा? क्या लोकसभा चुनाव को देखते इस तरह की घोषणा की गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ खाली घोषणाएं, सूखी घोषणाएं नहीं होती हैं, कंस्ट्रक्टिव काम होता है। ऑन पेपर कोई काम नहीं होता है, जमीनी रूप पे काम होता है और जनता के सामने आया जाता है। जहां तक रही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उद्घाटन किया है, हवाई जहाज चलने की तैयारी पे है, एयरपोर्ट बिल्कुल तैयार है। लेकिन तैयार तो जनवरी से लेकर अब देख लो क्या हुआ। नहीं, उसकी स्टिप का है ना। अब इंटरनेशनल के एयरपोर्ट के लिए एक उसके मापदंड है कि इतनी दूर की पट्टी होनी चाहिए। अब वो
इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़े जहाज भी आएंगे, जेट भी उतरेंगे, ठीक है ना। अब तो उनके लिए, हालांकि हमारे जो पट्टी है ये बिल्कुल फिट है और यहाँ पर जितने भी हमारे 737 भी उतर सकता है, ऐसी बात नहीं है। आपके विधायक जी कहते हैं कि हिसार एक बैकवर्ड मानते हैं, जो हवाई जहाज की कंपनी वाले बैकवर्ड मानते हैं, इसीलिए हमें दिक्कत आ रही है कि वहाँ कोई कंपनी अभी आने को तैयार नहीं है, ये कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हो सकता है कि कंपनी वालों को कुछ उनकी जो नॉर्म्स हैं उसके लिए उनको कोई चीज़ें क्रियान्वित करनी हो, उस वजह से मैं मान सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा हिसार बिल्कुल भी बैकवर्ड नहीं है इस दृष्टि से, क्योंकि मैं इस क्षेत्र के अंदर पिछले 12 साल से मैं भी थोड़ा बहुत कार्यरत हूँ। और जहाँ तक रही एयरपोर्ट की बात, एयरपोर्ट आपका बिल्कुल हिसार का रेडी है, लेकिन बहुत जल्द ही आने वाले दिनों में शुरू होने के चांसेस हैं। जो यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है वो शुरू हो जाएंगी और इंटरनेशनल फ़्लाइट की जो मापदंड है उसको पूरे किए जा रहे हैं, पाइपलाइन के अंदर ऑलरेडी हैं, कुछ चीज़ें अप्रूव हो चुकी हैं। और अब जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बातों बातों में बाकी सरकारों की तरह हम खड़ा करने वाले नहीं हैं, ज़मीन पे दिखाते हैं फिर हम बताते हैं। ये हमारी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका जो है वो इस तरह का ही है, ठीक है ना। मतलब कि जमीन रूप पे काम करके दिखाइए और फिर सामने पब्लिक के लाइए। इस बार के विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे दूसरे पार्टियों के नेता भी इसमें शामिल हुए हैं, तो इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो पुराने कार्यकर्ताओं को ज्यादा उसमें फोकस में रखेगी या जो नए आए उनके ऊपर फोकस करेगी टिकट बांटने में? देखिए, ये काम संगठन का है, ये संगठन के कार्य क्षेत्र का है कि वो किसको इस लायक समझती है, कौन इसकी जिम्मेवारी निभा सकता है। ये व्यक्ति विशेष के बस में नहीं है, ये संगठन का काम है, ये संगठन के ऊपर ही, इसके ऊपर हमें छोड़ना चाहिए। जो पार्टी का आदेश होता है, तो पार्टी तो माँ है, माँ जिसको भी कहेगी वो बेटा हमारा परचम फैलाओ, तो उस व्यक्ति का ड्यूटी बनती है। मान लें कि आप 20 साल से तैयारी कर रहे हो, 20 साल से जनता की सेवा कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में आपने संघर्ष किया, आपने डंडे खाए, आपने प्रदर्शन किया विपक्ष में रह के, अब जब टिकट की बात आती है तो जो नए कांग्रेस पार्टी के जो सत्तारूढ़ हैं, जो सत्ता भोगी हैं, जिनको सत्ता की लालच है, वो लोग आके शामिल होते हैं और उनको टिकट दिया जाए, तो आपकी क्या बीतेगी, आप क्या समझेंगे? देखिए, मैंने आपको बोला ना कि वो चाहे कहीं से भी आए हों, अब वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। चाहे कोई भी कुछ भी हो, कैसे भी नेता हो, अगर भारतीय जनता पार्टी में आके यहीं के गंगा नहा के आगे शुद्ध हो गए हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये तो है ही, ये तो है ही, तभी तो आए हैं वो। नहीं, ऐसे क्या कर रहे, मतलब कोई ऐसे बंदे और भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो कैसे सोचेंगे, जो कि लगा कि चलो पिछले दिनों आपकी पार्टी विपक्ष में थी, आप लोग आरोप लगाते थे कि ये नेता नहीं है सही, इनमें ये आलसन लगाते थे, आज वही इसमें शामिल हो गए, उनको आप बढ़िया कह रहे हो। देखिए, परिवार बढ़ना चाहिए, ठीक है, और परिवार जितना बड़ा होगा उतना मजबूत होगा। तो इसमें ये कोई सोचने वाली बात नहीं है कि कौन किस पार्टी में था, क्यों आ गया, किस लिए आया। तो ये विषय जो है ये संगठन का काम है कि कौन किसके अंदर क्या क्षमता है, कितना वो पार्टी का काम करता है। पार्टी जो है वो काम करने वाले को हमेशा आगे रखती है और पार्टी सर्वोपरि है, उसी का काम है देखना। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का काम है कि कौन व्यक्ति जनता की सेवा करने के लिए सरकार के प्रतिनिधि के रूप के अंदर कौन सा माफिक बंदा व्यक्ति फिट बैठता है, उसी को डंडी पकड़ा दी जाएगी। उसी का काम है कमल का फूल खिलाना है और सब मिलजुल के, चाहे वो किसी भी पार्टी से आए, सब कार्य करता है। तो आपको क्या लगता है, जैसे टिकट के बंटवारा होने के बाद आपको ये लगता या नहीं लगता कि कोई पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं जो नेता, वो बगावत करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। बगावत किस बात की करेंगे? टिकट की दौड़ में जो आए, टिकट लेने की इच्छुक हैं, जो कि चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए आए कि टिकट मिलेगी, जिनसे वादा किया गया हुआ कि हाँ हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, ऐसे नेताओं की बात। देखिए, ऐसा है, ये संस्कारों की बात है, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है और जो भी भारतीय जनता पार्टी में आएगा उसको भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों से लेस होना पड़ेगा। ऐसे भी नेता है आपके पास कि इनेलो में रहा हुआ, फिर उसके बाद कांग्रेस में गए, फिर जनहित कांग्रेस में गए, अब भारतीय जनता पार्टी में गए, ऐसे भी नेता हैं आपके पास, तो
तो उन नेताओं का क्या आप ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति को देखते हुए वो शामिल हुए, उनका कोई लालच नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति को देख के और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली को देखते हुए, माननीय मनोहर लाल जी के जो उनकी कार्य क्षमता है उसका लोहा जो मान चुके हैं बाकी प्रदेश वाले भी। और आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय मनोहर लाल जी का जो मकसद है पूरे देश के अंदर हरियाणा को सबसे विकसित राज्य बनाने का है, और ये उन्होंने ठान रखा है और हर कार्यकर्ता की ड्यूटी है और हम सबका कर्तव्य भी है कि हम हरियाणा को हिंदुस्तान के नक्शे के ऊपर सबसे विकसित राज्य का दर्जा जो है वो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ही होगा। और कितने ही आप ये देखो कितनी मिसालें हैं, कितने हर क्षेत्र में काम हुआ है। आप कहें तो मैं आपको गिना सकता हूँ, किसानों के लिए कितना कुछ हुआ है, टीचर्स के लिए कितना कुछ हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए कितना कुछ हुआ है, जिन नौकरियों का पहले आप ये बताइए कि पर्ची चलती थी तो वो पर्ची बंद हो गई। किसान की हम लोग बात कर रहे हैं, किसान कहता है हमें बैंक में 2,000 रुपये नहीं चाहिए, हमें टेल तक पानी चाहिए ताकि हम खेती कर सके और जो किसान परिवार है उसमें उज्जवल भविष्य हो सके। उनके 2,000 से उनका पेट नहीं भरता। आपको शायद मालूम नहीं है रमेश जी, टेल तक पानी पहुंच चुका है। हरियाणा सरकार आज तक हरियाणा के इतिहास के अंदर ऐसा कभी, सब बातें होती अभी भी बहुत सारे इलाके हैं, हमें कल भी सर्वे किया, हमने परसों भी किया है, अभी बहुत सारे इलाके हैं जहां पानी नहीं पहुंचा। बरवाला का क्षेत्र है, उकलाना का क्षेत्र है, आदमपुर के क्षेत्र है, वहां पे पानी नहीं पहुंचा। आप बात कर रहे हैं कि पानी पहुंच चुका है। बिल्कुल पहुंच चुका है, बिल्कुल पहुंच चुका है। आप इसके बारे में पूरा देखिए, अभी आप 10 दिन पहले तक भी ये हमारे सरकार ने घोषणा की है और टेल के ऊपर पानी पहुंच चुका है। आप देखिए, मैं आपको चल के दिखा सकता हूं। एक दूसरी बात आपने कही कि सरकार ने नौकरी के लिए बड़ी वो कर रही है, बिल्कुल निष्पक्ष तौर से नौकरियां लगा रही है। तो आप क्या समझते हैं, जो कि पहले होता था कि पढ़ लिख के हम लोग IAS अफसर बने, हम लोग डॉक्टर बने, ये छोड़ के आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद विपक्ष का कहना है कि सिर्फ ये कि नौकरी लग जाए चाहे पर्ची की हो। देखिए, ऐसा है रमेश जी कि पहले जब इंसान अपने बच्चों को पढ़ाता था ना, वो इस चिंता में रहता था कि मैं अगर बच्चों को पढ़ा तो दूंगा, लेकिन ये नौकरी कैसे लगेंगे, क्योंकि उनको नौकरी लगाने के रूप के अंदर उनको पर्ची और खर्ची देनी पड़ती थी। लेकिन अब हरियाणा के जनता के अंदर इस बात की खुशी है कि अब बच्चों को पढ़ाओ और जो टैलेंट है वो अपने दम के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर वो बच्चा आगे आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारे सरकार की नीतियां हैं और जो नेताओं की नीयत है वो बिल्कुल पारदर्शी है और बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई इधर उधर की चूक होने वाली नहीं है। और मेरे कहने से नहीं, और आप जनता से भी पूछते होंगे, आपने टीवी पे भी आपने देखा होगा और सोशल मीडिया के अंदर भी देखा होगा, हर गांव के अंदर से बिना पैसे लोग लगे हैं। नहीं, लोगों के ये भी आरोप है कि आप कह रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष तौर से हम लोग कर रहे हैं। एक इलाके से 50 बच्चे जाते हैं, वहाँ 15 की सिलेक्शन होती है। एक गांव से, कैप्टन अभिमन्यु के गांव से 75 बच्चे जाते, 75 के 75 नौकरी लग जाते हैं। तो ये क्या कारण है? आप कह रहे हैं कि मतलब भेदभाव नहीं है। देखिए, ऐसा है कि वो आपको पता लग भी चुका है, इसका कोई औचित्य भी नहीं है दोबारा पूछने का कि वो जेजेपी के नेता हैं, उन्होंने गलत बयानबाजी करी और वो खुद ही उसके अंदर उलझ गए। तो ये बातें मीडिया के अंदर आ चुकी हैं, सबको पता है कितने लगे कितने नहीं लगे। तो बेहतर है कि आप उन्हीं से जाके पूछें। और मैं आपसे एक निवेदन भी करूंगा, आप उन गांव के अंदर जाइए और वहाँ के उनके चेहरों की खुशी देखिए, आप उनके बच्चों की, उनके माँ बाप से मिलिए, उनके बच्चों से मिलिए, तो आपको अपने आप ही अंदाजा लग जाएगा। आप ये दोबारा क्वेश्चन किसे पूछेंगे भी नहीं। तो विधानसभा चुनाव में हिसार से आप अपना आपको कौन से नंबर पे मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की दौड़ में? देखिए, मैं कभी भी, पहली बात तो नंबर में विश्वास नहीं करता, ठीक है। मैं कर्म में विश्वास करता हूं, मैं परिक्रमा में विश्वास नहीं करता, पराक्रम में विश्वास करता हूं। रही बात कौन मानना या ना मानना, मैंने आपको बताया हम एक पार्टी के
कर्मठ सिपाही हैं। हमें पार्टी जिस मोर्चे पे लगाएगी हम उस मोर्चे पे खड़े होंगे, चाहे वो मोर्चा जिले का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो देश का हो। तो इसमें हम लोग ये सोचते नहीं हैं और कौन कैंडिडेट होगा कौन नहीं होगा, कौन उम्मीदवार किसको बनाएगी नहीं बनाएगी, ये सोचना हमारा काम नहीं है। ये पार्टी का काम है कि किसको जनता के पास उसको प्रतिनिधि के रूप में भेजना है और किसको सेवा करानी है, वो बाकी जनता का काम है उनको भेजना। उनको जो भी पार्टी जिसको भी कमल का फूल खिलाना है पार्टी उसको डंडी देगी और कमल का फूल खिलाएगी, जनता खिलाएगी, हम लोग भी खिलाएंगे और सब मिलके खिलाएंगे। तो आपको क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कौन सी पार्टी के साथ रहेगा? कोई मुकाबला है ही नहीं। मुकाबला बताइए कहाँ है? आप बताइए। आप नहीं है ही नहीं, आप बताइए ना, है ही नहीं मुकाबला। आप ये नहीं समझते कि एक सरकार में विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए ताकि सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर विपक्ष भी अगर गलत कर रही है तो उसको मुद्दा बना के सामने आए? तो उस विषय पे आप क्या कहेंगे? क्या विपक्ष नहीं होना चाहिए? रमेश जी, ये तो इनके विपक्ष वालों के अपने कर्म है। इनके अपने कर्म, इतने लोगों को बरगलाने वाले कर्म रहे हैं, पैसे खाने वाले कर्म रहे हैं, काम करने वाले कर्म रहे नहीं है, अंधेरे में रखने वाले काम किए इन्होंने। तो ये तो अपने कर्मों से आदमी अपने कर्म है, इनके कर्म अपने सामने आ रहे हैं। हमारे कर्म आपके सामने हैं ही हैं। तो आपने देखा होगा नगर पालिका के चुनावों में भी भाजपा का परचम फैलाया गया है, मेयर के चुनावों में भी हुआ है और हमारे लोकसभा के चुनावों में भी हुआ है। और अब आप देखना कि हिंदुस्तान के अंदर हम आपको रिकॉर्ड जीत करके दिखाएंगे और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर ये प्रदेश जो है ये दिन दुगनी। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कोई कार्यकर्ता है, ऐसे कोई वो नहीं है कैंडिडेट की जो मैदान में उतारें और जीत जाएं? आप लोग ज्यादातर बाहर से जो आए हैं, बाहरी जो नेता हैं उनको अपने शामिल करके उन लोगों को ज्यादा मौका दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल है जी, बहुत है। ऐसा क्यों नहीं उतारते? नहीं, बिल्कुल है। कार्यकर्ताओं की कमी थोड़ा ना है हमारे। देखिए हमारे जितने भी अगर प्रतिनिधि कर रहे हैं, जो भी अगर सांसद बने हुए, लगभग कांग्रेस पार्टी से या दूसरी पार्टियों से आके आपकी पार्टी में सांसद बने हुए हैं। देखिए ऐसा है कि मैंने आपको बताया है कि कार्यकर्ता के रूप के अंदर जब वो, चाहे वो नेता है चाहे अभिनेता है, वो सबसे पहले कार्यकर्ता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कार्यकर्ता थे और माननीय प्रधानमंत्री जी भी एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर प्रधानमंत्री बने। एक कार्यकर्ता के रूप के अंदर माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी कार्यकर्ता के रूप में मुख्यमंत्री। आपका कहने का मतलब दूसरी पार्टी से भी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे वो एक कार्यकर्ता हैं और उनका अगर पार्टी समझती है तो उनको टिकट दे सकती है? देखिए कार्यकर्ता हम सबसे पहले हैं, नेता बाद में है। नेता तो जनता बनाती है जनाब, हम तो कार्यकर्ता हैं। वो नेता बनाना जनता का काम है। लेकिन कार्यकर्ता जनता के बीच तो जाए ना। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो 30-30 साल पुराने कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे तभी नेता चुनेंगे ना। आप भेजोगे दूसरी पार्टियों से आए हुए, फिर कैसे चुनेंगे? एक बात बताइए रमेश जी, अगर जनता के बीच में भाजपा के कार्यकर्ता नहीं होते तो इतनी रिकॉर्ड तोड़ जीत, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत जनता की मिलती क्या? ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा क्या रहेगा नतीजे। आप मेरी बात को नोट कर लो, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। जैसे आप कहते हैं कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री के लिए लोगों ने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊपर के लिए वोट दिया है। हम लोग जैसे गांव में बात करते हो, कहते छोटी पर्ची के लिए हम देखेंगे कौन सा आएगा कैंडिडेट, यहाँ से कैसा कैंडिडेट होगा, कौन सी पार्टी को, सारा देखा जाएगा। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि हम 75 पार की बात कर रहे हैं, हम 85 पार करेंगे? देखिए यहाँ पे नमो के मनो हैं। हाँ जी, नमो के मनो हैं और ये काम बोलता है। नमो जी भी काम किया है और उन्हीं के आगे मनोज जी हैं। यहाँ पर मनोज जी ने सबको मनवा के छोड़ दिया है और मनोहर लाल जी का जो नाम है ना, वो प्रदेश को मनोहर किया है वाकई में, असल में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, या आप तो पत्रकार हैं, आप तो जमीन रूप से हर किसी की रिपोर्टिंग करते हैं। गांव के अंदर जाइए,
सड़क पे रुक के पूछिए, किसी चाय वाले की दुकान पे जाइए, किसी भी आप बाजार में जाइए, तो आप आज किसका नाम चल रहा है बताइए। नहीं, जैसे मुख्यमंत्री जाते हैं, गांव के दौरे करते हैं, तो लोगों से पूछते हैं कोई मतलब बढ़िया काम क्या किया है। अगर किसी ने कह दिया जी हमारे गांव में ये समस्या, बोला समस्या ना लाओ, बढ़िया जो किया है वो बताओ, ये क्या कारण है? ऐसा है कि बिल्कुल हम बढ़िया जो भाई हम पूछेंगे नहीं क्या, नहीं बुराई भी, ये समस्या भी तो पूछना चाहिए ना कि क्या दिक्कतें हैं तुम्हें, समस्या क्या है। आपने कहा हमने जो अच्छा किया है वो बताओ, मतलब जो समस्या है वो मत बताओ। देखिए ऐसा है, जितनी मैक्सिमम समस्या थी उसका हम निवारण कर चुके हैं। बाकी पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं, थोड़ी बहुत गुंजाइश हर चीज में रहती है, और ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका है। तो अभी जो चीजें रहती हैं उसको पूरा करना है, दोबारा सरकार आए तो पूरे उसी को पूरा करना है। और उसी को पूरा करने के लिए जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता ने दोबारा मौका दिया है, उन्हीं चीजों को हरियाणा के अंदर पूरा करने के लिए नमो के मनोहर लाल जी जो हैं हमारे, उनको जनता जान करके बिठाएगी। उनको इसलिए बिठाएगी कि जो चीजें अधूरी रह गई है थोड़ी बहुत है जी, उसको भी पूरा करना है हमने। कुछ चीजें ऐसी है जो पाइपलाइन के अंदर है, ठीक है ना जी, और वो उसको भी काम होना बाकी है। जैसे अभी तो हमारे को कृषि क्षेत्र, हमारे को किसानों की आय बढ़ाने के ऊपर हमारा इतनी जबरदस्त प्लानिंग्स हो रही हैं, और हमारा 2019 आ गया है, 2022 तक हमने उनकी आय को दुगना करना है, ठीक है ना जी। 2024 तक हमने हर आदमी को मकान उपलब्ध कराना है, ठीक है ना जी। और इतने काम, अभी तो बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको बोला ना कि विकसित प्रदेश बनाना है। हिंदुस्तान के मानचित्र के ऊपर हरियाणा एक विकसित प्रदेश के रूप में जाना जाएगा, ये आप आज नोट कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको विश्वास करके अगर हिसार से आपको मैदान में उतारती है, तो आप क्या समझते हैं आपका मुकाबला किसके साथ रहेगा, और आप यहां से क्या कितने मतों से विजय हो पाएंगे? देखिए पहली बात तो आपने फिर दोबारा वही क्वेश्चन कर लिया मेरे से। दोबारा नहीं किया मैंने, कहा अगर विश्वास करके आपको मैदान में उतारती है तो। देखिए वो मेरा सौभाग्य होगा, मैं हिसार की जनता के लिए अगर पार्टी मेरे को मौका देती है, तो इससे बढ़िया मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। और माननीय मनोहर लाल जी का नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन और पार्टी की नीतियां, ये सब मतलब कि हमारी ताकत है। मुकाबला किसके साथ रहेगा? मुकाबला तो देखिए मैंने आपको बताया ना, भारतीय जनता पार्टी के आज कोई सा भी कैंडिडेट हो, वो कोई मुकाबला है ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी है सब जगह, आइए आप देखिएगा, और ये आप इस बात को नोट कर लो। और मेरे कहने से नहीं रमेश जी, आपसे मैं एक निवेदन करूंगा, आप थोड़ा सा ना पब्लिक की भी एक बार ना वो लो भाई। पब्लिक देखो कितनी खुश है, आप ये देखो कि हर क्षेत्र में काम हुआ है, हर क्षेत्र में। आप ये देखिए बुजुर्गों की पेंशन बढ़ गई, पानी पहुंचा रहे हैं, बीज खाद का प्रबंध कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का प्रबंध कर रहे हैं, हवाई मार्ग का प्रबंध कर रहे हैं, बिजली का हमारे सरप्लस में है, रेल सुविधाएं हम बढ़ा रहे हैं जी। तो अभी तो देखते जाओ आप। सिटी बिग न्यूज में समय देने के लिए राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। ये थे राकेश सेठी जो हिसार के वासी हैं और पैदाइशी इनकी हैं, और ये दिली इच्छा रखते हैं कि अगर पार्टी इनको विश्वास करके हिसार से चुनाव लड़ाएगी तो यहाँ की हिसार की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। कैमरा पर्सन सोम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी इतने बड़े बड़े नेता पेश कर रहे हैं, वहां से राकेश सेठी अपने लिए टिकट कहां से निकाल पाते हैं। आपके सामने फिर से लौटूंगी एक और नई शख्सियत से आपको मिलवाने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। और हाँ, जिसने हमारे सिटी बिग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन भी दबाना न भूलें, ताकि शहर की छोटी से छोटी खबर और बड़ी से बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।